सही है, स्टार्ट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में स्टार्ट हुई है, अगर नहीं हुई है तो मुझे बताएं फिर। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मुझ पे रख लेते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिलेटेड होगा डिराक डेल्टा फंक्शन से। सबसे पहले इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं कि हम डिराक डेल्टा फंक्शन को स्टडी क्यों करते हैं, और फिर उसके बाद इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई चार्ज है किसी पॉइंट के ऊपर, चार्ज यहाँ लोकेटेड है ओरिजिन से, लेट कॉल दिस डिस्टेंस x1, और यहाँ लोकेटेड है कोई चार्ज, लेट कॉल दिस q1, और ये चार्ज पॉइंट चार्ज है। और हम किसी पॉइंट के ऊपर लेट कॉल दिस पॉइंट p, इस पॉइंट p के ऊपर हम इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं। ये है पॉइंट p। इस पॉइंट पर हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं इनसे। सिंपल अंदाज में आपको पता है कि कूलम्ब लॉ का फार्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2। इस केस में अगर देखें तो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 पावर 3, और इस फासले को हम लोग नाम देते हैं x1। अगर इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू KQ1, इसी से रिलेटेड x माइनस x1, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस x1 पावर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज का किसी भी पॉइंट P के ऊपर, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से x है और चार्ज पड़ा हुआ है x1 के ऊपर, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है, ये आप लोग जानते हैं। अब लेट से अगर हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस हो, कई चार्जेस हो अगर हमारे पास, यानी लेट से अगर यहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन फॉर्म ऑफ ग्रुप, या फिर लेट से Q1 है, Q2 है, इस तरह से Q3 है, एंड सो ऑन अप टू Qn। सही है। और ये है पॉइंट P के ऊपर पड़ा हुआ, लेट से पॉइंट P अगर O से इसका फासला फॉर एग्जाम्पल x1 है, और पॉइंट P जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से फासला इसका x है, इस चीज का एक खास वॉल्यूम होगा।
जिसको आप लिख सकते हैं d3x that may be equal to dx dy and dz. तो अगर डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो फिर उसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं. 1/4 pi epsilon naught from I equals to 1 to n. qi जो i पोजीशन पर है x minus xi divided by x minus xi 3. लेकिन अगर ये चार्जेस बहुत स्मॉल हैं, if the charges are so small, तो फिर आपको पता है कि उस वक्त हम इंट्रोड्यूस कराते हैं चार्ज डेंसिटी को. समझ आ रहा है आप लोगों को? ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, ये कुछ चीजें सारे आप लोग पढ़ चुके हैं. तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ये रो ऑफ एक्स प्राइम. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे हम. डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, इनकी जगह आप d3x भी लिख सकते हैं. और उस वक्त हमारे पास जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और e ऑफ x की जो वैल्यू है वो किस चीज की इक्वल हो जाएगी? 1/4 pi epsilon naught रो ऑफ x प्राइम x minus x prime x minus x prime d3x प्राइम. वही चीजें हैं, सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं. और ये कहलाता है 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट. ये वॉल्यूम एलिमेंट at x prime. Now the question is how to treat point charges. तो ये जो point charges हैं इनको कैसे treat करें और how to deal with point charges. और पॉइंट चार्ज भी अगर एक हो तो सही है, समझ आ जाता है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई है. लेकिन अगर सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर उसको हम कैसे समझेंगे? वो हमने देखा कि चार्ज डेंसिटी को हमने इंट्रोड्यूस कराया. अब हम इसको मजीद कैसे समझ सकते हैं, इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? या अगर पॉइंट चार्जेस के अलावा आपको गिवन हो पॉइंट मासेस, तो फिर आप पॉइंट मासेस को कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो इसके लिए हम इंट्रोड्यूस कराते हैं डेराक डेल्टा फंक्शन. इसी वजह से डेराक डेल्टा फंक्शन को हम इंपल्स फंक्शन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इंपल्स फंक्शन. इंपल्स फंक्शन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर आप लेट्स कंसिडर कोई फोर्स जो है वो फाइंड करना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम वक्फे के लिए, जिस तरह से अगर कोई बॉल है वो अगर बैट को हिट करता है तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हिट करता है. अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं उस शॉर्ट टाइम को, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इंपल्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में डेराक डेल्टा फंक्शन कहा जाता है. तो इसी वजह से इसको इंपल्स फंक्शन भी कहते हैं. और दूसरी बात यह है कि फंक्शन, इसको खैर आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इसको फंक्शन तो
बाज लैंग्वेजेस में नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड है। अब हम देखते हैं कि क्या जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसकी कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। मजीद फिजिक्स में कोई इस तरह से मतलब फंक्शंस है जिनसे डिराक डेल्टा फंक्शन निकल कर आता है या नहीं है, तो इसको भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये बताएं कि क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन जो आपके पास है, तो इसको हम एनालॉजी के तौर पे ले सकते हैं फॉर डिराक डेल्टा फंक्शन। जी बताएं जरा। यस सर। कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सर सकते हैं? एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 होती थी और बाकी जगह 0 हो जाती थी, इसलिए। देखिए क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट डोमेन में हम हमेशा इसको डिफाइन कराते हैं। तो आपको पता है डिफाइन इन डिस्क्रीट डोमेन। डिस्क्रीट डोमेन का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो आप एनालॉजी के तौर पे यूज उसके लिए कर सकते हैं क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन। तो ये एक डिस्क्रीट डोमेन में उसके साथ जो है वो एनालॉजी के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं जिनको आप जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल से दूं फिर आपको शायद समझ आ जाए। अच्छा पहले ये बताएं, अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन को? लेट्स से अगर स्मॉल टी के साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं टी के साथ इसको डील कर रहा हूँ, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं इट विल गिव 0 for t नॉट इक्वल टू 0 और ये अनडिफाइन हो जाता है एट t इक्वल्स टू 0। और साथ में इसकी यहाँ से रिक्वायरमेंट क्या आती है कि अगर पूरे स्पेस के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो इसका आंसर जो है वो 1 आता है। ये डिराक डेल्टा फंक्शन। अब देखते हैं कि इस तरह के और भी फंक्शन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। फिर इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। एक फंक्शन है जिसका नाम आपने सुना होगा रेक्ट फंक्शन, जिसको कहा जाता है इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन और इट इज आल्सो नोन एज हेविसाइड पाई फंक्शन। सर ये नहीं पढ़ा हुआ। सही है। ये तो वैसे ही उसमें यूज होता है प्रैक्टिकल जो पर्पज है उसके लिए, बाकायदा इसके प्लॉट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसकी ये इस तरह की प्लॉट है, आप लोगों ने इसकी प्लॉट लाजमी जो है वो देखा होगा अपने एक्सपेरिमेंट्स में। ये इस तरह की प्लॉट देता है, ये प्लॉट तो लाजमी देखा होगा। देखा है ये प्लॉट एक्सपेरिमेंट से? सर ऑसिलोस्कोप पे देखा था, बस ये स्क्वायर वेव है। एग्जैक्टली, ये इसी को हम लोग नाम देते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन या हेविसाइड पाई फंक्शन। अगर इसको डिफाइन करना हुआ तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि ये 1/a है फोर। लेट्स से अगर ये आपके पास a है 14 लेस देन और इक्वल टू a/2। और ये 0 देगा 4
p greater than a by 2। अच्छा, एक और एग्जांपल बताएं। ट्रायंगुलर फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये ट्रायंगुलर फंक्शन लेट्स अगर ये आपके पास है, ये देखा है इसको, इसको हेट फंक्शन भी कहते हैं और टेंथ फंक्शन। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है क्या नहीं देखा है? यहाँ पर देखा हुआ है सर। एग्जैक्टली। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारे आप लोग पहले से देख चुके हैं, इसी से जो है वो डिराक-डेल्टा फंक्शन भी आ सकता है किसी खास लिमिट में। तो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है। फोर्टी लेस देन और इक्वल टू a by 2 और 0 देगा 40 ग्रेटर देन 2 मॉडल। अच्छा, ये पता है, ये तो एक और एग्जांपल बहुत आसान। गॉसियन फंक्शन देखा है आप लोगों ने? यस सर। एग्जैक्टली। तो उसकी फॉर्म क्या है? ये है ना, h के रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब जरा आप लोग मुझे एक चीज बताएं कि इनमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये तीन फंक्शंस हैं, इनमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कॉमन चीज क्या है इन तीनों में, जरा बताएं। इन तीनों में कॉमन क्या है? सर मतलब इंडेफिनिट रेंज पे पीक आती है और बाकी पे वो 0 दे देता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए को हम अप्रोच करें, अगर ए को बहुत स्मॉल करें, लेट्स से इसको अप्रोच कराएं 0 तक, तो फिर ये फंक्शंस क्या बन जाते हैं? इम्पल्स लाइक बन जाते हैं। देन द फंक्शन बिकम्स इम्पल्स लाइक। ऐसा ही है कि नहीं है? देखिए सब, यहाँ आप देखिए कि अगर आप ए को अप्रोच कराते हैं 0 तक, तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? इम्पल्स लाइक फंक्शन बन जाते हैं। सही है? आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन द नेबरहुड ऑफ थी। और ये इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा इनका, वो किस चीज की इक्वल होगा? ये बताए जरा। 1। एग्जैक्टली, दैट विल बी इक्वल टू यूनिटी 1। बिल्कुल सही है। तो देखिए, हमने देखा कि मुख्तलिफ ऐसे फंक्शन हैं फिजिक्स में जो मुशाबियत रखते हैं डिराक-डेल्टा फंक्शन से। इम्पल्स लाइक फंक्शन उनसे बन जाते हैं एक खास रेंज में। इसी वजह से हम डिराक-डेल्टा फंक्शन को भी एक खास रेंज में डिफाइन कराते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको रिवाइज करने के बाद हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा, उसको आप लोग पढ़ चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। तो सिंपल एक रिवीजन के तौर पे उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे कि
इसकी प्रॉपर्टी है क्या? अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे सारे। बेटा x माइनस ए का आंसर फॉर x नॉट इक्वल टू a के लिए क्या होगा? वन डायमेंशन में, सही है, ये वन डायमेंशन में बता रहा हूँ। 0 वेरी गुड, 0 दिस विल बी इक्वल, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, दिस विल बी इक्वल टू 0। और दूसरी प्रॉपर्टी बताएं। अगर इसको इंटीग्रेट करें dx के साथ, तब आंसर क्या आएगा? ऑल स्पेस में सर आएगा 1। सही है। ऑल स्पेस का क्या मतलब होगा यहाँ पर? सर -∞ से लेके +∞ तक। नहीं, उसका मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का और क्या x मतलब है इक्वल यहाँ टू पर? a। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। इफ इंटीग्रेशन इंक्लूड्स x इक्वल्स टू a, और फिर 0 होगा इसके अलावा। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग बताएंगे अभी। इसका आंसर क्या होगा? जी, बताएं जरा, इसका आंसर क्या होगा? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आप लोग नहीं बता रहे। f of a। एग्जैक्टली, f ऑफ a के इक्वल होगा। आप लोग खामोश है, मेरे ख्याल में कोई खाना वगैरह खा रहे हैं या क्या सीन है? चलिए ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा अगर डेरिवेटिव के साथ हो, तब आंसर क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे हैं। माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स की, सॉरी, माइनस एफ प्राइम ऑफ ए की इक्वल होगा। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है। और अगर इसके आर्गुमेंट में कोई फंक्शन आता है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स है, तो फिर ये किस चीज की इक्वल होगा? ये जरा बताएं। अरे खामोश हैं। सर नहीं पता। नहीं पता, ये बाकी भी बताएं अगर उनको नहीं पता। अगर डिराक-डेल्टा फंक्शन के आर्गुमेंट में कोई फंक्शन आए, तब वो किस चीज की इक्वल होगा? जी, नहीं, कोई नहीं बता रहा। हाँ सर, ये सर 0 के इक्वल होता है ना? नहीं, किस तरह से 0 इक्वल होगा? 0 कैसे सर होगा? ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। सर ये इसकी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं नहीं, थी। नहीं नहीं, ये तो इस तरह से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आर्गुमेंट में कोई फंक्शन है ना, देखो फंक्शन है, पूरा फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन। यही तो हम यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वल था समेशन के with the derivative of that function which xi, ये याद रखना है उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव, और साथ में डिराक-डेल्टा फंक्शन x माइनस xi। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमने अभी यूज भी करना है प्रॉब्लम के अंदर।
सही है, ये रूल है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेट्स से अगर आपके पास 3 डायमेंशन में हो, इन 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर नहीं। तो जरा बताए फिर क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूं डेल्टा एक्स माइनस कैपिटल एक्स, तो ये किस चीज के इक्वल होगा? ऐसा ही होगा ना? बताए जरा, कोई बताए इसमें आप लोग। सर ऑल बताएं। स्पेस में जी 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में कैपिटल एक्स इस तरह से होगा ना, x1 माइनस x1 नॉन x2 माइनस x2 और साथ में स्मॉल x3 माइनस x3, जी होगा ना? ये तो सिंपल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। इसे क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो वेनिश करता है हर जगह पर, एक्सेप्ट अगर x इक्वल्स टू x के बराबर हो। इज अ फंक्शन that vanishes, that vanishes everywhere except at x equals to a। इस तरह से होगा ना? और इसी वजह से लास्ट वाली प्रॉपर्टी अगर मैं बता दूं कि अगर वॉल्यूम है, डिराक डेल्टा फंक्शन है x माइनस, ठीक है, कैपिटल x, और ये देखिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन आया। इसी वजह से हम डिफाइन क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है कि ये 1 की इक्वल होगा if delta v contains x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल्स टू ये कैपिटल x, और 0 की इक्वल होगा अगर डज नॉट कंटेन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, डिराक डेल्टा फंक्शन की डायमेंशन क्या होगी, इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ से इधर से बताएं, इस वाले फार्मूले से बताएं। चलो ये इस फार्मूले से बताएं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन? डेल्टा फंक्शन का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पर? सर 1/लेंथ क्यूब। एग्जैक्टली, बिल्कुल 1/वॉल्यूम की इक्वल होगा, 1/L3 की इक्वल होगा, सही है। क्योंकि देखें ये इसका जो है आपके पास क्या है, इसकी जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम की है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या होगी, वो 1/वॉल्यूम की होगी। लेकिन ये किस वक्त होगा, ये उस वक्त होगा अगर आपके पास क्या हो, अगर ये चीज जो है वो 3 डायमेंशन में हो। लेकिन अगर ये 1 डायमेंशन हुआ तो ये सिर्फ 1/L, 1/लेंथ की इक्वल होगा। तब आपके पास जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसकी डायमेंशन 1/लेंथ की इक्वल होगी, क्योंकि 1 डायमेंशन में ये dx होगा, तो इसके जो डायमेंशन है वो लेंथ की इक्वल होंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और देखिए यहाँ से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख भी सकते हैं कि अगर आपके पास लेट्स से कोई डिस्क्रीट सेट ऑफ चार्ज है, डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट है, जो मैंने कहा था कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो तब आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन करा सकते हैं चार्ज डेंसिटी को
in terms of डेल्टा फंक्शन। और वो कैसे आप लोग कराएंगे, वो सिंपल है। ये मैंने पिछले ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जब लिखा था तो उस वक्त भी मैंने बताया था, ये शायद आप लोग पढ़ चुके हो अपने कोर्स में, वो EMC वाले कोर्स में। इस तरह से लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन लिखना, देखो पॉइंट चार्जेस को डील करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो एक मिनट, ये कोई है जिसने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं? सही है, तो x माइनस एक्स आई, ये आपने याद रखें। एक्स आई क्या है, ये मैंने बताया था कि एक्स आई जो है वो ओरिजिन से किसी पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास क्या है, वो एक्स आई है। और एक चार्ज पड़ा हुआ है लेट से यहाँ पर, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल क्यू आई। तो इस तरह से जो है वो आप चार्ज डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको काफी ज्यादा जो है वो आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और आप पॉइंट चार्जेस को बआसानी डील कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, प्रॉपर्टीज मैंने लिखे हैं ये, इनमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इन प्रॉपर्टीज में, या यहाँ पर कोई थ्योरी में कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा बोल दीजिए। आगे चलो सर। सर क्लास रिकॉर्ड पे लगा। जी जी रिकॉर्ड हो। चलिए मैं जरा ये क्वेश्चन जरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं जरा असाइनमेंट से क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, जरा देखिए। यस सर। चलिए अभी आप लोग जरा मुझे बताएं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 5A पार्ट, इसको सॉल्व करने का तरीका बताएं जल्दी जल्दी। अभी शाबाश, कोई भी बता सकता है। जी ये तो बहुत आसान है, ये तो अभी आपको बताना चाहिए कि अगर बीटा इक्वल्स टू dx dy dz है तो ये अंडर रोटेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। बताए जरा क्या होगा, ये कोई भी बताए, मैं फिर खुद पूछूंगा फिर अगर इस तरह से है। जी हमना शोएब आप बताएं जरा। अंडर रोटेशन ये वॉल्यूम एलिमेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। सर नहीं पता। इसमें ये तो आसान है ना, कोई और बताए। चलिए वेरी गुड, सही है, कोई और बताए। अर्शिया नूर आप बताएं जरा, या मुकद्दस जफर है मेरे ख्याल में, आप बताएं।
ताजी नवाब है और साथ में हिफ्जा है, मुजम्मिल है, कोई एक बताए, जो भी है बताए जरा। जल्दी करें जल्दी करें, क्या बस नहीं आता है तो बताए फिर। आप लोग को आता है सिर्फ, इसमें क्या कोई इतनी बात तो नहीं है। सर जब हमने पहले की थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली तो उसमें तो इंडिसेस होते थे तो समझ आती थी, इसमें कैसे करेंगे? क्या है सिंपल, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि डी का इक्वल्स, ओ सॉरी, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। डी टा इक्वल्स टू जेकोबियन ऑफ डी टा के इक्वल नहीं होगा, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ना, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, क्या आएगा आंसर? सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये बताए जरा। जी बताएं, अभी तो आंसर लिख लिया, अब ये तो इस पे कोई एतराज है तो बताएं। समझ आ गया है तो सही है, वरना फिर आगे चलते हैं। सर नहीं आया समझ। हाँ सही, आ गया सर। बाकी आ गया। कैसे आपको समझ आ गया जरा बताएं आप। सर 3 माइनस साइंस आएंगे ना, तो 2 तो प्लस हो जाएंगे और जो तीसरा है उसकी जगह आपने शायद जेकोबियन लिख दिया। हाँ सही है सही है। जी अभी आपको समझ आया कि नहीं आया, जिसने क्वेश्चन किया था कि नहीं आया? सर मतलब इतना तो आ गया, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉपरली, हम लिखेंगे कैसे? सॉल्व हो गया, तो इसमें और कॉन्सेप्ट क्या तो लिखना समझ है? आ गया है। बस यही है, सॉल्व हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है। ओके सर। जी बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया कि नहीं? वो तो बाकायदा आप लिख भी सकते हैं कि जी एक मतलब वो तो एक प्रॉपर चैनल से अगर आप लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कि लेट से एक बार आपने ये लिखा, फिर उसके बाद जो है अंडर रोटेशन फिर किया, फिर उसके बाद डी टी डीटा प्राइम हुआ, डी एक्स प्राइम, डी वाई प्राइम, डी जी प्राइम, फिर इसी तरह से आप साथ में उनको उनकी जो रोटेशन है वो लिख लेते हैं, उनकी जो रोटेशन मैट्रिसेस है वो लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद ये बना लेते हैं। ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। चलिए अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये बताएं, अगर आपको डेराक डेल्टा फंक्शन गिवन हो 3 डायमेंशन में, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा अंडर रोटेशन, बताया जरा। ठीक, पता है या मैं करा दूं? जल्दी बताए साहब। सर कराते हैं। सही है, चलो देखिए ये तो आसान है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। डेराक डेल्टा फंक्शन जो है वो इक्वल्स टू किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल होगा। अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए कितना सिंपल है ये, ये नहीं पता आप लोग पिछले वाले चीजें भूल चुके हैं या क्या इशू है। डी आर प्राइम वही 1 की इक्वल है, उसके साथ में तरह से है D3R प्राइम किस चीज की इक्वल होगा? ऊपर वहां हमने ऊपर भी लिखा है, उसको भी जरा देखें, यहाँ से भी आप बता सकते हैं ए वाले पार्ट से, लेकिन वो डी चाहे ये D3 एग्जैक्टली ये इक्वल होगा ये D3R के। ऐसा ही है, यही कहने वाले थे। यस सर। एग्जैक्टली, वेल डन। तो फिर जरा बताएं D3R प्राइम, अच्छा जरा अब अभी तो मुझे आप लोग बताएं, अब तेरा गीता फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, अब तो बता सकते हैं आप, जब भी नहीं बताएंगे। अगर इसकी
ये है J_D3R, तो फिर इसकी क्या होगी? सर आप बोलिए del cube r prime is equals to j del cube r. फिर यहाँ पर इसकी डेराकीटा फंक्शन की क्या होगी? इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर D3R प्राइम जेकोबियन ऑफ D3R के इक्वल है। देखो ना, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, अगर लेट से इसका डायमेंशन फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम एलिमेंट है, अगर इसकी डायमेंशन 1/L3 की इक्वल है, सॉरी अगर इसकी डायमेंशन 3 की इक्वल है, तो फिर डेराकीटा फंक्शन की डायमेंशन क्या होगी? 1/L3। हाँ, तो अब बताओ ना, ये चीज यहाँ पर है, अगर ये जेकोबियन की इक्वल है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, साथ में वही चीज, तो फिर डेराकीटा फंक्शन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस चीज की इक्वल होगी? 1/Jacobian। एग्जैक्टली, सिंपल है, सही है ना? इसमें क्या है, देखिए जे इनवर्स वही चीज, वही डेराकीटा फंक्शन आएगी। तो ये चीज जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक भी क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर सही है, सबको समझ आएगा? जी जी, अगर किसी और को क्वेश्चन है तो सारे बताएं, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं और मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो है वो पशमाल बताएगी। अगर एक क्वेश्चन अपलोड हो जाए, इससे ना हो वो पूरे से मीटिंग लीव करें। जी, ये क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं, जरा आप बताएं। यस सर। ओके, सही है जी। आप बताएं जरा पशमाल, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सी पार्ट को? सर कौन सा क्वेश्चन? ये सी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? सर मुझे शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा जी? बाकी स्टूडेंट्स को ये शो हो रहा है, बोर्ड क्यों नहीं? सर हो रहा है, उसकी तरफ से नेट वीक। नहीं, उसकी नेटवर्क वीक नहीं होगी, पता नहीं वो क्यों कह रही थी क्यों नहीं हो रहा। देखिए अभी अभी आपको शो हो रहा है नहीं कहीं, चेक करें। नो सर, सर ये डेल्टा क्यूब आर प्राइम ये लिखा हुआ है। अब जरा देखिए देखिए, ये मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया हुआ है, अब दिखाई दे रहा है? ये नो सर। फोर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 Q3, ये चीज भी लिखा है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर अब शो हो रहा है। हाँ, तो फिर बताएं जरा इसका आंसर जब शो हो रहा है। यहाँ से सी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये क्वेश्चन है, इसमें सी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? सर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताए, कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और बताए जरा। इसको
मेरे ख्याल से इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम एलिमेंट पे। वेल डन, वेल डन। अब बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। इंटीग्रेट ओवरऑल स्पेस, सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड शाबाश। पूरे स्पेस के ऊपर इसको इंटीग्रेट करें। अब देखो ये कितना आसान है। अच्छा, ये Q1 Q2 Q3 क्या है, कोई बताए जरा। मुजम्मिल आप बताएं, Q1 Q2 Q3 क्या है। तब तक मैं लिख रहा हूं, बताए जरा। जी बताएं, ये किस चीज की इक्वल है। जिसे मैंने पूछा है कि ये Q1 Q2 की Q3 क्या है, बताए जरा। ये कोई भी बताए, मसला नहीं है, कोई लाजमी नहीं जिसे पूछा है वो बताए, कोई भी बता सकता है। जी हमना शोएब आप बताएं जरा, ये इसका क्या मतलब है, ये Q1 Q2 Q3 यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में। सर ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट्स है ना। एग्जैक्ट ये वही है ना, जिस तरह से U1 U2 U3 हमने जो लिया था क्लास में, मैंने बताया भी था कि ये Q1 Q2 Q3 भी यहाँ से आता है। और यहाँ जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा, देखो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा डी था, वो किस चीज की इक्वल होगा, ये भी मैंने बताया था। H1 H2 H3 याद है, DU1 DU2, यहाँ पर DQ1 DQ2 DQ3, इसी वजह से देखो DQ2 आ रहा है, DQ1 आ रहा है और DQ3 आ रहा है। H1 H2 H3 ये आपके पास क्या कहलाते हैं, हमने इसको लेक्चर में पढ़ा भी था। These are called the scale factors, इनको हमने स्केल फैक्टर्स का नाम दिया था। तो अभी आप लोग जरा बताएं कि ये तो हमने इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर लिया है, वही चीज लिखे हैं सिंपल, इनके साथ जो है वो H1 H2 H3 जो वॉल्यूम एलिमेंट के साथ में DQ1 DQ2 DQ3 के साथ वो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, सिंपल है। तो ओवरऑल स्पेस में इनका आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर क्या होगा, बताए जरा, इसका आंसर क्या होगा। 1। एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा। यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए ऊपर हम इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं जरा फंक्शन। ये x माइनस ए वाला अगर कोई फंक्शन है, ये नहीं बल्कि ये वाला, ये देखें, ये आप कर सकते हैं, और x इक्वल्स टू ए, इसका आंसर 1 के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम देख सकते हैं, इसका आंसर तो 1 हुआ, इसका आंसर क्या होगा, ये बताएं आप लोग, क्यों चुप हैं। ओवरऑल स्पेस का मतलब है कि वो पॉइंट इंक्लूड है, अगर ए है तो ए इंक्लूड है, C1 है तो C1 इंक्लूड है, C2 है तो C2 इंक्लूड है। किस चीज की इक्वल होगा, ये क्या सर आप ये लोग का DQ1 है तो C1 होगा ना। C1 की इक्वल क्यों होगा, पहले वाले का C1 होगा, दूसरे का C2 और लास्ट वाले का 1 नहीं C3। होगा, C1 नहीं होगा, C1 कैसे होगा, ये देखो क्या हुआ, आप देखो
वन की इक्वल होगा ना, ये वन की इक्वल कैसे होगा? ये देखो ये क्या है, देखो ओवरऑल स्पेस का क्या मतलब है कि वो पॉइंट इंक्लूड है। अगर C1 है तो C1 इंक्लूड है, A है तो A इंक्लूड है, B है तो B इंक्लूड है, C2 है तो C2 इंक्लूड है, C3 है तो जो भी है वो यहाँ पर इंक्लूड है। तो उनके आंसर किस चीज के इक्वल है? वन की इक्वल है ना। तो C1 कैसे आया फिर? सिंपल प्रॉपर्टी है ना। समझ आया कि नहीं है आपको? यस आ गए। ये किस चीज के इक्वल होगा? C2 की इक्वल होगा या वन Q2 की इक्वल होगा? ये वन की इक्वल होगा। और ये भी किस चीज की इक्वल होगा? वन वन की इक्वल होगा। आंसर क्या आएगा? देखें ये सारे सारे वन हो गए। तो अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज मिस किया है, फिर बताएं मैंने यहाँ पर क्या चीज मिस किया है, तो बता सकते हैं? स्केल फैक्टर्स। एग्जैक्टली, वेल डन। यहाँ पर स्केल फैक्टर्स हमने मिस किए हैं, H1 H2 H3। तो वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? स्केल फैक्टर ही आएगा। 1 इक्वल्स टू C H1 H2 H3। तो C का आंसर क्या है यहाँ से? 1 ओवर स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3। इसमें कोई इश्यू है तो बताएं, ये सॉल्व होगी, ये कैलकुलेट कर लें यहाँ से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए यहाँ पर जल्दी जल्दी वाला शाबाश। नो सर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये बताएगा हमें यहाँ पर कोई भी बताए, चलिए कोई मसला नहीं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे? मेन चीज है कि जो सर प्रॉपर्टीज फिफ्थ हैं प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डेटा डेटा फंक्शन का, वो आप लोग जो है सही तरह से समझे। एग्जैक्टली फिफ्थ प्रॉपर्टी आप किसको कह रहे हैं? ये वाली सर प्रॉपर्टी या f ऑफ कौन सी x वाली लिखा प्रॉपर्टी? हुआ था, यही वाली सर। हाँ वेल डन, बिल्कुल। देखो अभी हमें गिवन है कोई फंक्शन, यहाँ पर इस फंक्शन की जगह पर क्वेश्चन में गिवन है sin x विच इज अ फंक्शन। तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन गिवन हो तो फिर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी में। सही है, समेशन i डेल्टा x माइनस एक्स आई। तो इसको यूज करते हुए आप लोग जरा आंसर बताएं। आप लोग के सामने ये चीजें लिखे हुए हैं, तो बताएं इसका आंसर कैसे होगा? डेल साइन एक्स का आंसर क्या होगा? जब इसको इंटीग्रेट कर लें, सिंपल इसका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होगा? इंटीग्रेशन वगैरह में सिंपल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, सिंपल। समेशन 1 ओवर cos x। वही होगा ना। इसका एक बार जो है इसका हम क्या करेंगे, ये माइक बंद करें, बंद तो 3 4 एक साथ बैठे हुए मेरे ख्याल में इस वजह से आवाज 2 3 आ रही। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 ओवर जो साथ में डेरिवेटिव था, तो इसका डेरिवेटिव किस चीज की इक्वल है? लेट्स से एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास इक्वल है कॉस एक्स के। और फिर उसको अगर एक्स आई पॉइंट पर देखना था तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आई, ये फिर किस चीज की इक्वल होगा? लेट्स से ये कॉस एक्स आई की इक्वल है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स आई क्या है? एक्स आई जो है दिस इज इक्वल टू लेट्स से आई फाइव। और आई की वैल्यू जो है वो रन हो सकती है फ्रॉम मुख्तलिफ, कुछ भी हो सकता है। आई की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 भी हो सकती है, आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, आई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर आई की वैल्यू 0 हो तो तब आपके पास आंसर क्या है? यहाँ से आंसर क्या है? क्योंकि समेशन है ना, इस वजह से मैं एक्स आई यूज कर रहा हूँ। यही था ना समेशन, सम और आई 1 ओवर वो ये मॉड है, फिर उसका डेरिवेटिव का डी एफ और डी एक्स, साथ में यहाँ पर एक्स आई अबाउट का। तो मुझे जरा बताएं कि अगर i इक्वल्स टू 0 हो तब आंसर क्या आएगा? 1। तब आंसर एग्जैक्ट 1 आएगा। और इस तरह से फिर अगर ये 1 इक्वल है तब उसी के यहाँ से फिर ये
आपके पास cos पाई हो जाएगा, और cos पाई का जो आंसर है वो किस चीज के इक्वल होगा, -1 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर मॉड है तो इसी वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो क्या ये आंसर नहीं आएगा इस तरह से? sin x इक्वल्स टू समेशन वो i की जो वैल्यू है, जो आप लोग जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और x माइनस 0 पाई है, मतलब आपने 0 पुट की है, डेल्टा माइनस 0 पाई है, तो यहाँ से आपके पास x आएगा, और दूसरा टर्म कौन बताएगा, दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरी टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? अब आप लोग क्यों खामोश हैं? समझ नहीं आ रहा ये क्या है इसमें? अगर आप अब उसके लिए फिर क्या करोगे ना, i की वैल्यू फिर 1 x लगाओगे। minus 1 x माइनस 1 नहीं ना, जब 1 लगाओगे तो ये i की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 5 नहीं हो जाएगा, yes sir x माइनस 5 होगा ना। और अगर थर्ड वैल्यू देखनी हो तो फिर वो क्या करेंगे, फिर x माइनस 2 पाई, फिर x माइनस 3 पाई, इस तरह से सो ऑन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसका आंसर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, जल्दी करें अल तो ये आपको ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स आई को हमने आई टाइम्स पाई लिया है? ये हमें हर कुछ दफा खुद ही सपोज करना होगा, मतलब क्वेश्चन को देख के। देखिए, अब देखिए आपके पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू कॉज है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो आप इस तरह से चूज करेंगे कि आपके पास कॉस की मिनिमम वैल्यू भी आ जाए और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो क्या आई पाई के अंदर आई कोई भी नंबर है, या एन पाई का हो या आई पाई का हो, तो इसमें कोई भी अगर आप देखें तो इसमें कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है कॉस 0 के ऊपर विच इज इक्वल टू +1 वो भी इंक्लूड है, और कॉस फाइव जो है वो भी इंक्लूड है अगर i इक्वल्स टू 1 हो जाए, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस। तो +1 -1 दोनों वैल्यूज हमने कवर कर लिए। आपने इस तरह से चूज करना है कि उसके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज क्या हो, कवर हो जाए। इस तरह से आपने चूज करना है, और वो देखिए हमने सही चूज किया। समझ आ रहा है जिसने पूछा है? यस सर समझ आ गया। सही है। और किसी को कोई इशू है तो बताएं। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ गया, और इसको आप जितना भी सॉल्व करें आगे x माइनस 2 पाई फिर चलता जाएगा। ये था क्वेश्चन डी। ई क्वेश्चन ई पार्ट जो है वो कौन कराएगा अभी बताए जरा? ये तो आसान है, ये तो कर सकते हो ना, ये मैं करा दो तो ये आप लोग खुद कर सकते हो। ये बताएगा कौन बताएगा? डी आप बताएं, पशमान आप ही बताएं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी सर बताएं बस, इसको फिर भी लास्ट शायद वाले। इंटीग्रेट करना है। वेरी गुड, इसको भी शायद इंटीग्रेट करें जी, इसको इंटीग्रेट करें। तो इसको जब सर इंटीग्रेट integrate करेंगे, एग्जैक्टली जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी था की वैल्यू क्या आएगी? सर इंटीग्रेट किस चीज करेंगे ना की? पूरे, जब हम इसको पूरे स्पेस पर इंटीग्रेट करेंगे तो डी था की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेट करेंगे ना इस तरह से, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो डी था की वैल्यू क्या आएगी? डी था ये क्या होगा सर वो आर इसकी स्क्वायर वैल्यू? डी आर साइन थीटा डी थीटा। वेरी गुड, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाइव डी आर। और फिर वही चीजें हैं, आपने इसको सिंपल वही है कि अगर आपके पास पूरा स्पेस है और वो पॉइंट इंक्लूड है, मतलब देखो पूरे स्पेस को समझो, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाली जो बातें हैं इसको समझो, इसका मतलब है कि वो पॉइंट इंक्लूड है। तो जब वो पॉइंट इंक्लूड है तब आपके पास आंसर उनका जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं ना इस वाले क्वेश्चन ई पार्ट को, या मैं करा दूं? इंटीग्रेट इसको
जी जल्दी बताए शाबाश, अगर कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो उसमें अभी आपको बता देता हूँ। कर सकते हैं। सही है, वेरी गुड, सही है। और इसका मेरे ख्याल में जी पूछे पूछे बताएं, पूछे पूछे कि पूछ रहे हैं। फिर जब हम साथ में स्केल फैक्टर लिखते हैं तो हमें सब बस ये बता दें कि ये 1 कब आता है, मतलब साथ में क्या मौजूद होता है तब ये 1 आ जाता है। जैसे हमने Q1 माइनस C1 DQ1 लिखा था, तो ये Q1 भी था हमारे पास और ये DQ1 भी था, इसलिए ये 1 आ गया था। इस तरह करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद आप इस तरीके से याद करना चाह रहे हो। ये मेरे ख्याल ये है, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। इस प्रॉपर्टी में सिंपल ये बात नहीं, एग्जैक्टली x इक्वल्स टू a का मतलब है कि वो पॉइंट इंक्लूड है। तो अगर यही चीज है, तो सॉरी ये शायद आपको दिखाई ना दे रहा, अगर आपके पास लेट्स से अभी जो हमने किया था Q1 है माइनस, अगर ये पॉइंट यहाँ जो भी पॉइंट है, अगर इसके अबाउट आप जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें आप अगर इस पॉइंट को इंक्लूड करके आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर, जो भी हो वो कुछ भी हो सकता है, जी क्यू है या जी एच जो भी है, तो उसका आंसर फिर हमेशा किसके इक्वल होगा, वो 1 की इक्वल होगा। मेन चीज जो यहाँ पे बताने वाली है वो सिर्फ ये है कि x इक्वल्स टू ए, या यहाँ पर x इक्वल्स टू सी है, मतलब वो पॉइंट इंक्लूड हो तब उसका इंटीग्रेशन 1 की इक्वल होता है, वरना फिर 1 की इक्वल नहीं होगा। अब आपको समझ आया कि नहीं इस बात को? सर तो उसमें हमें कैसे पता चला था कि C1 जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि वो किस तरह पता चला था? एक मिनट। ओके सही बना। अच्छा सॉरी कोई पूछ रहा है, ठीक है, कोई पूछ रहा था, सॉरी। तो ये जहाँ हमने किया था डिराक डेल्टा Q1 माइनस C1 DQ1, तो इसमें हमें कैसे पता चलता कि C1 जो है वो इंक्लूड है, तभी हमने सही 1 सही लिखा है ना। सही, देखो मैंने एक पॉइंट कहा था, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये मैंने क्या लिखा है, बोले ना इसको जरा, ओके, ये क्या लिखा है? इंटीग्रेट ओवर स्पेस। ओवरऑल स्पेस का क्या मतलब था वो मैंने समझाया था कि दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड। सही है, ठीक है सर। सही है। अच्छा चले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे ख्याल में यहाँ से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास जो है इसको आप करेंगे तो आर माइनस और नाम के यहाँ से अगर 1 आता है तो मेरे ख्याल में यहाँ से जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये आर नॉट शायद फेल आएगा, और कॉस है तो साइन थीटा नॉट आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। इसको फिर चेक करें, सही है, इस तरह से कुछ आंसर आएगा, लेकिन चेक लाजमी करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है तो फिर लास्ट क्वेश्चन है बस, तो बढ़ता ही जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। बल्कि लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो अभी भी रहता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम 1.47, ये क्वेश्चन।
जी सर यस दिखाई दे सर। रहे हैं सर। सही है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। जी जल्दी करें शाबाश। ये तो आसान है ना, ये तो अभी आप लोगों ने कर लिया। बताएं जरा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए ये सिंपल। तो जमीन अपने माइक म्यूट करें। सर ये थर्ड वाली यूज करेंगे। थर्ड वाली कौन सी? ये तो थर्ड वाली याद नहीं है, आप लोग को याद है। इस वाले की बात कर रहे हैं। जो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिराक डेल्टा फंक्शन से वही वाली। बिल्कुल यही वाली करेंगे। सही है, वेरी गुड, वेरी डन, शाबाश। सही कहा आपने, वेरी गुड, शाबाश। सबको समझ आ गया ये। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे। यस सर। एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सिंपल है ना, आप लोग सिंपल मतलब जहां पर आर है उसकी जगह पर आप क्या लगाएंगे। उसकी जगह पर आप ए ए पुट पुट करते कर जाएंगे। देंगे। तो आंसर यहाँ से दिखाई दे रहा है। आंसर क्या आएगा। 3a square. 3a वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अप्रिशिएट करते हैं आप लोग को। तो बी पार्ट भी जरा बताएं आप लोग। इसमें क्या करेंगे। अच्छा ये यहाँ से क्या आएगा, चलो ये तो बताओ। ये तो सिंपल पॉइंट है, ये भी बताएं। इसको कैसे कर सकते हैं। क्या हुआ ये वाला पॉइंट तो बताएं। अगर डिराक फंक्शन है उसके आर्गुमेंट में कोई कांस्टेंट आता है मल्टीप्लाइड विद लेट्स से एनी वेरिएबल आर, वो किस चीज की इक्वल होगा। तो खामोश हो गए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर 1/25। 1/25 कैसे कैसे 1/25 आएगा, बताइए जरा। सर डिराक डेल्टा किसी कांस्टेंट के साथ हो रहा हो तो फिर 1/, कांस्टेंट टाइम्स डिराक डेल्टा बन 1/5 जाता है। कांस्टेंट टाइम्स। सही है। ये देखिए यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में है तो 1/5 3 हो जाएगा। But और 1/25 होगा। एग्जैक्टली 1/125 होगा। सही है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और देखो मजीद इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। अब r माइनस बी है और साथ में देखें 1/25 को बाहर लिख दें। इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम में 1/125 लिख रहे हैं। तो ये आपके पास अब क्या आएगा कि r-0 है। अब बताएं जरा, अब इसको सॉल्व करना आसान है या मुश्किल है। इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस पर। आप लोग क्यों खामोश हैं, इसमें इस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी। सर थर्ड वाली यूज करेंगे ना। सर थर्ड वाली बिल्कुल। यूज होगी जो ऊपर वही की है, थी। वही है। तो उसी को यूज करके आपके पास क्या होगा कि 125 है और 0 माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिंपल बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ऐसा ही होगा। इसकी इक्वल आया और बी की वैल्यू आप लिख सकते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से। बी मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ये 16 हुआ, 9 हुआ, फिर ये आपके पास 25, आंसर 5 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप 5 पुट करेंगे बी की जगह पर तो नेट आंसर क्या आएगा, रिजल्ट बताए जरा। इसका रिजल्ट क्या होगा। 1/5 आएगा ना। बी की जगह अगर आप
5 पुट करते हैं तो 25 हो जाएगा और ये आंसर 1/5 है। इसमें कोई मसला है तो बताएं, ये इसका आंसर हुआ। सिंपल है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गेस करके आप बता सकते हैं। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। नहीं है, ये बाकी नहीं बोल रहे हैं, सबको मसला नहीं है। सी पार्ट बताए, सी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। सी पार्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सिंपल। इसमें एक पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पर आपको गिवन है कि हाँ, यहाँ पर जो आपको कहा गया है न्यू का, ये कह रहा है कि दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6, कि ये कोई स्फीयर है जिसका रेडियस 6 है। तो आप अपने कंफर्मेशन के लिए चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या जो हमारे पास अगर हमारे पास जो न्यू है, क्या जो फंक्शन गिवन है वो इनसाइड दिस रेडियस है या आउटसाइड है। अगर इनसाइड है फिर तो सही है, उसको फिर हम जो है अगर वो पॉइंट इंक्लूड है तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 के इक्वल ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट इंक्लूड ना हो तब आपको पता है कि इसका जो आंसर होगा वो किस किस के इक्वल होगा, तब वो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर 0 के इक्वल होगा। तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, और ये आप लोग चेक करें यहाँ ये से। आउटसाइड अगर आप इसको एग्जैक्टली यहाँ से आप देख भी सकते हैं, वैल्यूज पुट करें तो ये मेरे ख्याल में कोई 36 कुछ इस तरह से आएगा। सी की वैल्यू कोई 36 आएगी या इस तरह से आएगी, मेरे ख्याल में कोई 36 आएगा या 38 आएगा, 38 आती है तो ये 6.16 बन जाता हाँ जो भी है, विच इज नॉट स्क्वायर रूट में आएगा मेरे ख्याल में। तो इसी वजह से ये आपके पास इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। डी पार्ट बताए जरा। डी पार्ट में सिंपल है, आपने क्या करना है, अच्छा इसको अगर इसमें जरा एहतियात करना है, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा आपको, आर माइनस ई करना पड़ेगा और एक नेगेटिव साइन आएगा। अगर डिराइव्ड फंक्शन में नेगेटिव साइन आए तो तब उसका क्या मतलब होगा डेल्टा फंक्शन में, तब माइनस बाहर आएगा या माइनस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सर एब्जॉर्ब होगा साइन। वेल डन, क्यों। सर क्योंकि ये इवन फंक्शन है डिराक डेल्टा। वेरी वेरी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अभी तो इसको सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से आंसर ई डी, ये देखो ना यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, देखो सिंपल है, आर की जगह ई लगाओ तो E2 डी माइनस ई होगा। ई की वैल्यू भी आपको गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, तो इसको माइनस करो, आंसर कोई पता नहीं इसमें क्या आएगा। देखो इसको सही है, ये कोऑर्डिनेट्स लगा के चेक करो, कोई आंसर आएगा मेरे ख्याल में, माइनस में शायद आ जाए तो इस तरह से। फिर इसको चेक करें, ये इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है। ई की वैल्यू ये है 3 to 1 और डी की वैल्यू ये है 1 to 3, तो ये लगा कर चेक करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम जरा देखते हैं, यहाँ तक भी क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1.47। कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं है तो फिर लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नो सर। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा यहाँ देखते हैं इसको। ये अपलोड हो रहा है, ये इंग्लिश। ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन।
ये कोई इतनी जो है Yes, वो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो ये सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया था कि शुरू में लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सॉरी जो गिवन है वो ये है कि इसको 3 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटीज में लिखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एज 3 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटीज। और इस चार्ज डेंसिटी को हमने रिलेट किया था डिराक-डेल्टा फंक्शन से, और वो ये है। ये शुरू में मैंने आपको बताया लेक्चर के शुरू में, तो इसी वजह से बताया था कि फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। देखो ये है, बल्कि जूम कर लो, देखो चार्ज डेंसिटी को हमने डिराक-डेल्टा फंक्शन की सूरत में इस तरह से लिखा है अगर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस हो। और बाकायदा से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से जो है वो बता दिया था ऊपर की इस तरह से। तो मेरे ख्याल में शुरू में अगर लेक्चर की शुरू को देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखी है, ये दो फाइन। तो इसी वजह से क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज डेंसिटीज की सूरत में लिखे, क्योंकि चार्ज डेंसिटीज को हम क्या कर सकते हैं, डिराक-डेल्टा फंक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो अब हम जरा देखते हैं कि इनको कैसे लिख सकते हैं। ये कोई इतना मतलब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस ये सिंपल है, आपने इसके आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहला है कि अगर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अ चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, कि अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं, ये ए पार्ट है, इसको चलो ये सॉल्व करा दे थोड़ा सा, बल्कि इसका तो आंसर ही सोल्यूशन है। फिर है ये, अगर लेट्स से 3D है तो यहाँ जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स से दिस इज q, और जो रेडियस है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ये, तो हम लोगों ने नाम दिया है r का। तो इसकी आपको पता है ये कोई इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। रो x अगर आप इसके लिए लिखना चाह रहे हैं तो मैंने शुरू में बताया भी है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई r के सिंपल स्क्वायर है, सही है। और डिराक-डेल्टा फंक्शन r माइनस ये r, ठीक है, ये रेडियस r है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये सोल्व हो गया, ए पार्ट कंप्लीट, ये इसका आंसर है। देखो क्या लिखा है कि इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अ चार्ज q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करें his charge distributions in his 3 dimensional charge density rho of x। तो वो हमने एक्सप्रेस कर दिया, इस तरह से लिखा जाता है। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, ये मैंने यहाँ ऊपर बताया भी था। ये डिराक-डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने अभी भी शो किया, देखिए ये यहाँ से भी आपको दिखाई दे सकता है। चलिए जब कोई इशू नहीं है इसमें तो फिर आगे चलते हैं। और एक 4 पाई r स्क्वायर क्यों आया है, वो तो आपको पता है कि ये आपको स्फेरिकल सिमेट्री गिवन है। अगर मैंने इसको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो इसको कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे कैसे कंफर्म होगा कि मैं कह रहा हूँ सही। इसको इंटीग्रेट करेंगे r इज इक्वल टू r पे ये दे देगा, तो ये q बाय 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो 4 बाई r, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या हो तो फिर किस चीज को वॉल्यूम का इंटीग्रल, वॉल्यूम का इंटीग्रल लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए फिर, क्यू आएगा। क्यों आएगा। सर रो इस साइड पे तो रो डीटा हो जाएगा, और दूसरे साइड पे एक हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यूब रह जाएगा। थ्योरेटिकली क्यों आना चाहिए, मैथमेटिकली तो आ गया, चलो थोड़ी सिंपल मान लो। क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज पड़ा हुआ है। नहीं देखो ना आप लोग, यार इधर देखो क्या लिखा है ये,
सर रो चार्ज डेंसिटी है ना, तो उसको वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करेंगे तो उसे चार्ज ही आना चाहिए। सही है, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, आप लोग सही कह रहे हैं, अपनी जगह पे आप लोग बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी वजह से तो क्यू ही आएगा, या जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही होगा। सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, बिल्कुल सही है। तो इससे दोबारा आपके पास वॉल्यूम वगैरह इंटीग्रेट करे तो आंसर क्या आएगा। ये स्टेप आप लोग करना चाहते हैं या नहीं, ये वैसे चेक करने का तरीका है, वीडियो मेगा से अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो इसको डी आर प्रोटेक्ट करके भी देखो, दोबारा आंसर क्या आएगा, सिवाय तो जो अभी यहाँ पर बताया था। अच्छा चले बी पार्ट बताए जरा, बी पार्ट का आंसर क्या होगा। इन cylindrical coordinates a charge lambda per unit length uniformly distributed over a cylindrical surface of radius b, इसका क्या आंसर होगा। cylindrical coordinate भी बता सकता है। लेट्स से ये कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर से बनाना पड़ेगा। सर आप क्यू लोग बस बाय कंसिडर, 2 पाई बी जेड रैक डेल्टा एस माइनस बी। इसका जो रेडियस है वो बी है, ठीक? अच्छा आप भी बताना चाह रहे हैं, बताएं। मैं दिख रहा हूँ, शायद आप यही बताना चाह रहे हैं, चाहे वही जो अभी आपने बताया वही चीज मैं लिख रहा हूँ। 2 5 b है ना, सिंपल है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। सही है, ऐसा ही होगा। सर ये लैम्डा ऑफ एक्स, सर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये लैम्डा एक्स होगा ना। लेमडा एक्स कहाँ पर लेमडा एक्स लिखेंगे। सर जहाँ आपने रो ऑफ एक्स लिखा है। तो एक्स मैंने कहाँ लिखा है। स्टार्ट में। सही है ना, तो लेमडा ऑफ एक्स चार्ज डेंसिटी नहीं है। ओके सर। सर डिनोमिनेटर में 2 पाई बी एल नहीं आएगा। एल क्यों आएगा। सर क्योंकि सिलेंडर है ना। वेल डन, वेल डन, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहे क्वेश्चन। जी बताए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट लेंथ। यस तो अच्छा ठीक है ठीक है। तो ओवन की इक्वल हो गया। और कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताएं। देखिए कितना आसान है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। सही, सी पार्ट, सी पार्ट का आंसर भी बताया जरा। सी पार्ट क्या कह रहा है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स a charge q spread uniformly over a plate circular disc of negligible thickness and radius r। जी अब जरा बताएं, अब इसका आंसर क्या होगा। प्लेट सर्कुलर डिस्क ऑफ negligible thickness of radius r। चलिए मैं डायग्राम से आपको शो करके दूं, फिर आप बताएंगे। एक्स वाई है, जी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स है। और ये वही जरा क्या करेंगे, ठीक है। जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि
फ्लैट सर्कुलर डिस्क, तो ये सर्कुलर डिस्क में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है, जिसका रेडियस आपके पास क्या होगा, आर की तरह, ये हुआ आर, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, Q। और ये लेट से हम इसको लोकेट कर रहे हैं z इक्वल्स टू 0 पर। तो जरा मुझे बताएं इसका रूट x कैसे लिखेंगे। सर सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू q ओवर पाई आर स्क्वायर डिराक डेल्टा z माइनस 0। सही है, वेरी गुड, वेरी, आप काफी ज्यादा करीब, बल्कि आपने बिल्कुल सही तकरीबन बता दिया, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड, शाबाश। मैं लिख रहा हूँ, शायद आपने भी यही कहा है, शायद नहीं बल्कि सही कहा है, q बाई पाई आर स्क्वायर डेल z, सही कहा आपने। तो -0 है क्योंकि उस पे लोकेटेड है ओरिजिन के ऊपर, सॉरी ओरिजिन नहीं, z इक्वल्स टू 0 पर, और थीटा r माइनस, और थीटा ऑफ x आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये 1 होगा फॉर x ग्रेटर देन 0 और 0 होगा फॉर x लेस देन 0। बताएं इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ये अभी आप लोगों ने भी बताया है, इसका आंसर आप सर लोगों ने ये बताया। थीटा बात है। ये सिंपल है ना, ये मतलब वही है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर इसका जो आंसर है, जो हम जहां पर हम देख रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन कह रहा है, जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले, कि अगर चार्ज क्यू स्प्रेड है यूनिफॉर्मली ओवर अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एंड रेडियस आर, तो आप देखेंगे अगर x से ग्रेटर होगा, क्योंकि सर्कुलर है ना, देखो x पर लाई कर रहा है, ये आपके पास जो x है, ये x आपके पास क्या होगा, ये सिलेंडर यहाँ पर सर्कुलर है तो इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर x से ग्रेटर जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, तो फिर इसका जो आंसर है वो उसी स्पेस के अंदर ही होगा, और उसी स्पेस के अंदर जो उसका आंसर है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और उसके अलावा फिर क्या होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सही है, समझ आ गया। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताया, नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, लास्ट वाला इसी में। द सेम है पार्ट सी बट यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर प्रश्नांक बताएगी, बी पार्ट का। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, यानी वही वही सिनेरियो है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और वो ये है कि ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये अब क्या करेगा, एंगल थीटा है और फिर उसी के साथ एंगल फाई वगैरह है। तो जी बताएं जरा आप, डी का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो, जिस तरह से सीता, इसी तरह से अगर ये स्फेरिकल में हो जाए तो फिर क्या आंसर आएगा, ये सर क्वेश्चन डिराक डेल्टा के साथ हम थीटा माइनस पाई बाय 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, सर क्योंकि चार्ज जो है वो जब हमारा एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा तो फिर चार्ज प्रेजेंट है ना।
सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सही है, अगर हम लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल हम जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेट्स से अगर हम कंसीडर करते हैं Q by 5R², इसका आंसर ऐसा ही होगा, शायद यही कहना चाह रहे हैं। सर स्क्रीन शो सर नहीं हो स्क्रीन रही। ओह आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे क्यों नहीं हो रहा। हाँ, सही है, इसका मतलब मैं वैसे दिख रहा था। अभी स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। सही है। ये होगा ना इसका आंसर, cos ऑफ थीटा और थीटा माइनस, थीटा माइनस नहीं होगी, बल्कि थीटा जो फंक्शन हमने पिछले पिछले केस में भी डिफाइन किया था r माइनस आर होगा। इसमें हमने क्या कंसीडर किया है? इसमें हमने ये कंसीडर किया है कि अभी यहाँ पर किसी ने बताया भी कि चूंकि g है तो r cos ऑफ थीटा होगा, दिस इज इक्वल टू 1/r, और ये उसी वक्त वो होगा जब आपके पास 5/2 आंसर, सॉरी, जब 5/2 होगा। ये अभी किसी ने बताया भी था। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये चीज देखा, बस इसी को हमने स्फेरिकल में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। बताए जरा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो सही है, नहीं है तो फिर देखते हैं तो फिर सर ये समझ नहीं आई। क्या समझ में है आपको? ये 1/r और डेल्टा cos थीटा ये कैसे गया? ये समझ क्यों नहीं आया? ये अगर कोई लेट से कोई कांस्टेंट फैक्टर आर है डिराक डेल्टा फंक्शन में, तो वो क्या होगा? अगर वन डायमेंशन है तो उसके बाद नहीं आएगा 1/r। cos ये cos थीटा कहाँ से आ गया? जी की वैल्यू क्या है स्फेरिकल में? ये सर आगे समझ। सही है, वेरी गुड। अच्छा चलिए आप ही बताएं, बल्कि यहाँ एक स्टूडेंट है हिफ्जा, आप बताएं जरा, आप बिल्कुल आज खामोश हैं, ये बताएं कि इसको कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है? जी बताएं जरा। हाँ सर, अभी तो मेरे माइंड में नहीं आया। अच्छा सही है, सही है, इसको कैसे चेक करेंगे? सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। वही है ना, इसको सिंपल उसी तरह उसी तरीके से चेक करेंगे जो शुरू में आप लोगों ने खुद बताया था मुझे, d3x, फिर वो वॉल्यूम वगैरह के ऊपर इंटीग्रेट करें और साथ में जो है वैल्यूज वगैरह लगाए, तो दोबारा आंसर क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू पुट करें इसमें रोप एक्स की जगह पे। चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं है तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुए, और एक मेरे ख्याल में शायद कोई मजीद क्वेश्चन होगा इस तरह से कोई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर में जो हमने किया है डेरागेटा फंक्शन के हवाले से, प्रॉब्लम जो हमने इस पर सॉल्व किए हैं, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। नहीं है तो फिर अच्छा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया असाइनमेंट?
नहीं है वो और कोई क्वेश्चन अगर असाइनमेंट में है तो बताएं। नो सर। सही है, सही है, वेरी गुड, सही है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी मुजम्मिल, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बताएं। सर ये क्वेश्चन किस एक है। बोले, कोई बोल रहे हैं, बोले। सर ये किस तरह चेक करेंगे ये वाला ये असाइनमेंट दोबारा? हम लेट आए ना। कैसे चेक करेंगे, मतलब क्या है इसका? वीडियो सर। किस चीज की वैल्यू चेक करना? टीम्स पे अपलोड हो ही जाती है। नहीं, अच्छा आप ये कह रहे हैं लेक्चर्स कैसे मिलेगा? मुजम्मिल, आप अपने माइक को बंद करें, आप 2-3 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ सर, ये मुजम्मिल कह रहे हैं ना कि जो रिकॉर्डेड वीडियो है सर उसको हम दोबारा कैसे देख सकेंगे जब हमने वीडियो रिकॉर्ड लगाया हुआ है। अच्छा देखिए, इस तरह से है जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? टीम पर, ये जो हमारे पास टीम है इसी में आपको मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसमें आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसके अलावा शायद आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं